Good morning, students. Welcome to our channel Lakshya Commerce Classes. Today we discuss about the topic of class 12th RBSE board management features and characteristics. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट की क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या-क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट की अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राइटर्स की हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट यानी प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या फीचर्स है। तो देखो बच्चों, जो हमारी लाइन लिखी हुई है मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय स्कॉलर इन वेरियस वे। इसके कहने का मतलब है कि विद्वानों ने, अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है भी कई एनालिसिस करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जो इसके फीचर्स है उसके बारे में आपको बताया। सारा एनालिसिस करने के बाद बताया उन्होंने कि उसके कुछ जो फीचर्स हैं वो इस प्रकार से है। देखिए पहला पॉइंट अपना, मैनेजर गेट वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल and they themselves manage managerial work such as planning, organization, direction and control। आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि जो फोलेट था, मेरी पार्कर फोलेट, उसने क्या कहा था कि मैनेजर गेट वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल, यानी मैनेजमेंट क्या होता है, जो दूसरे लोगों से काम करवाने की एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट विच वर्क डन फ्रॉम द अदर पर्सन, यानी जिसमें लोगों से काम करवाया जाता है और वो स्वयं खुद क्या करते हैं कि जो मैनेजरियल जो वर्क होते हैं उनको काम करते हैं, यानी काम तो दूसरों से करवाते हैं, खुद क्या करते हैं, प्लानिंग बनाने का काम करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, किस टाइम पे किसी काम को करना है, ये सारी जो रूपरेखा होती है, ये जो प्री प्लानिंग होती है, योजनाएं जो होती है, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। अब देखिए कोई भी प्लान हमने कर लिया कि भी हमें ये काम करना है, उसके लिए आपको कुछ व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उनको स्टाफ के तौर पर मान लो, चाहे एम्प्लॉय के रूप में मान लो, उनको आप नियुक्त करोगे, हायर करोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपने एम्प्लॉयर हायर किए हैं, हायर करने के बाद आप उनको क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, उनको गाइडेंस करोगे, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। और जो वो काम कर रहे हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी है, उन पर आप नजरें भी रखोगे कि ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, वो सही तरीके से जो अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सब का यूटिलाइजेशन जो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर जानकारी रखना, नजरें रखना, इसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो बच्चों, प्रबंध का जो पहला मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर्स जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट में आप कोई भी काम है जो अदर पर्सन से करवाते हो, लेकिन खुद क्या करते हो, उस मैनेजमेंट में जो मैनेजरियल वर्क होते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग भी है, लीडरशिप भी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब का जो सामूहिक रूप है वो क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। तो बच्चों पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, मैनेजिंग वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस। सबको पता है कि बिना गोल के, बिना टारगेट के, बिना एम के प्रबंध का काम, मैनेजमेंट का काम नहीं होता। यानी बिना उद्देश्य वाला, बिना लक्ष्य वाला, विदाउट एम, विदाउट गोल वाला कभी भी काम मैनेजमेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले से सोचा समझा गया काम होता है कि हमारा ये टारगेट रहेगा, हमारा ये गोल रहेगा, हमें ये
जो भी ऑब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करना है, उसके लिए ही हम प्लानिंग तैयार करते हैं। जब आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आप प्लानिंग किसकी करोगे, किस टाइप का आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा तो डायरेक्टिंग किसको करोगे, और जब ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्टिंग के काम नहीं हो तो कंट्रोलिंग तो होना ही नहीं। तो मैनेजमेंट में दूसरा जो इसका जो मेन फीचर्स है, उसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट पहले से तय होता है, यानी पहले से कुछ ना कुछ इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य अवश्य ही होता है। बिना उद्देश्य के, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना एम के मैनेजमेंट का काम नहीं होता। तो बच्चों दूसरा फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट इज ए टारगेट बेसिस या ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रोसेस, यानी इसमें एक ऑब्जेक्टिव बेसिस को ध्यान में रखकर प्रोसेस की जाती है। यानी देयर इज ए सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें पहले से सोचा समझा गया, पहले से तय किया गया एक ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों 2 नंबर फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है हमारा तीसरा फीचर्स, जो क्या कह रहा है देखिए, मैनेजमेंट या मैनेजिंग वर्क इज इजी टू गेट डन इन ए फॉर्मल ग्रुप। तो बच्चों ये जो फॉर्मल ग्रुप होता है, इसका मीनिंग क्या होता है समझिए। अभी हमारी जो क्लास चल रही है, ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, उसमें मुझे पता है कि 18 से 20 कैंडिडेट हो। मुझे इन 18 से 20 के अलावा किसी को ऐड नहीं करना, यानी मुझे पता है कि मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में इस जो मीटिंग हो रही है, जो लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन, इसमें मुझे पता है कौन कौन से स्टूडेंट इंक्लूड हैं, यानी मेरे दिमाग में पहले से है कि इन इन बच्चों को ही जोड़ना। तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है। और यही मान लीजिए कहीं एक जागरण हो रहा है या जन्माष्टमी का कोई फंक्शन चल रहा है, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होते और उनका ग्रुप बन जाता है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तो बच्चों आप 18 लोगों पर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन उस भीड़ पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यही है कि मैनेजमेंट में जो भी काम होते हैं कुछ फॉर्मल ग्रुप में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और जो अनफॉर्मल या इनफॉर्मल जो ग्रुप होते हैं उन पर कंट्रोलिंग नहीं होती और उनका मैनेजमेंट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों एक सीधी सीधी बात है, आपकी स्कूल में जो भी स्टाफ हो रहे वो सोचा समझा गया है, तो स्टाफ है, अनावश्यक भीड़ थोड़ी इकट्ठा हो जाती है पढ़ाने के लिए, उन पर कंट्रोलिंग नहीं होती। तो ये अपने मैनेजमेंट का तीसरा फीचर्स है कि इसमें जो भी वर्क होते हैं उनको इजीली डन करने के लिए फॉर्मल ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल आर ओनली क्राउडेड, यानी बिना सोचा समझा गया जो भी ग्रुप बनाया जाता है वो एक भीड़ होती है, विच इज डिफिकल्ट टू मैनेज, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। भीड़ का कोई मैनेजमेंट थोड़ी होता है, दंगे हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल कितना मुश्किल होता है आप देखते होंगे, लाठी डंडों से करना पड़ता है। तो क्या उनका मैनेजमेंट थोड़ी होता है। मैनेजमेंट में जो स्टाफ होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है कि क्लास 11 12 जो भी है कॉमर्स की, उसमें मुझे एक अकाउंट्स का टीचर रखना है, एक बीएस का रखना है, सोशोलॉजी का, सोशल स्टडी का, ये थोड़ी रखे जाते हैं, क्योंकि सोचा समझा गया ग्रुप ही मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता है। तो आई होप बच्चों आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों चौथा पॉइंट जो हमारा है, मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन वर्क, द मैनेजमेंट वर्क इज डन बाय द बेस्ट और स्पेशल पीपल ऑफ द सोसाइटी, सच पर्सन हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉग्निशन। इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो मैनेजमेंट का काम होता है वो ह्यूमन पर्सन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ह्यूमन पर्सन द्वारा होता है, मनुष्यों द्वारा होता है, न कि पशु पक्षियों जानवरों द्वारा नहीं होता। और ह्यूमन पर्सन में भी बच्चों ऐसे पर्सन होते हैं जो उस फील्ड में स्पेशल नॉलेज रखते हो, स्पेशल पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति जिनको उस काम के संबंध में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और कॉग्निशन हो। कॉग्निशन का मतलब होता है बच्चों अनुभूति, उस काम का नॉलेज, उस काम में करने का तजुर्बा या स्किल्स जिसे हम बोल सकते हैं, ये सब नॉलेज वाले व्यक्ति ही मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। परिभाषा मैंने बताई होगी आपको, लॉरेंस ए एप्ले वाली, मैनेजमेंट इज ए डेवलपमेंट ऑफ पर्सन नॉट ए
थिंग्स, यानी प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि पशु पक्षियों का। तो ये भी परिभाषा इसी फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है। आई होप समझ में आ गया होगा फोर्थ पॉइंट आपको, कि मैनेजमेंट मनुष्यों द्वारा, इंसानों द्वारा संपन्न किया जाने वाला वर्क है, और ये उन्हीं मनुष्यों द्वारा, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होता है संपन्न जो उस फील्ड में, उस कार्य में एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, कॉग्निशन वाला हो, स्पेशल पर्सन ऑफ द सोसाइटी हो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क। बिल्कुल बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, एक अपने आप में टास्क ही होता है, जिसको हर एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। इसको वही व्यक्ति कर सकता है जो उस कार्य में क्या हो, सक्षम हो, एबल हो। देखिए क्या लिखा आगे, दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क, इट इज एबल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज। यानी इसमें क्या होता है, कुछ जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब संगठन होता है, उन्हीं का हम उपयोग करके एक यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में सक्षम बनाता है, एबल बनाता है। कहने का मतलब बच्चों यही है, सीधी सीधी बात, ये एक ऐसा टास्क है जो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करता है जो आपको इस कंपटीशंस के युग में आगे लाने का काम करती है। अब ऐसे तो प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो मार्केट में बिकते हैं, तो मैनेजमेंट से ही उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब, उसकी मार्केटिंग सब काम होते हैं, और जिससे वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में फेमस प्राप्त करते हैं, और प्रोडक्ट जनता तक पहुंचता है और लोग उसको परचेज करते हैं। फेमस होगा तभी परचेज करेंगे, सब मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव टास्क दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्रिएटिव टास्क का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई आदमी जब कुछ सोचता है, आइडियाज जब उसके दिमाग में आते हैं, वो आइडियाज आना क्या है, क्रिएटिव टास्क है। तो मैनेजमेंट में भी जो व्यक्ति, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन हो, चाहे वो थिंकर हो, चाहे वो मैनेजर हो, उनमें जो भी ये सोचने की जो कैपेसिटी होती है, जो उनके पास आइडियाज जो आते हैं, प्लानिंग के जो नए नए एक्सपीरियंस, या कह सकते हैं आइडिया ही बोल सकते हैं उनको, ये जिसके दिमाग में आते हैं वो एक क्रिएटिव पर्सन होता है। तो मैनेजमेंट एक क्रिएटिव टास्क कैसे है, क्योंकि सब काम आइडियाज पर डिपेंड करते हैं, नए नए आइडियाज दिमाग में आते हैं, और वो आप अपनी फर्म में, बिजनेस में लागू करते हो, और जिससे आप फर्म में प्रॉफिट अर्न करते हो। तो कहने का मतलब क्या, देखो ये एक सृजनात्मक कार्य है, दिस इज ए क्रिएटिव टास्क। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सोचने समझने की कैपेसिटी, आइडियाज जो आने की जो क्रिएटिविटी होती है, वही होता है क्रिएटिव टास्क। आगे कह रहा है दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीके से उसको बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी अर्न करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी एक ऐसा क्रिएटिव टास्क है जो संसाधनों की इफेक्टिविटी, उसकी स्किल्स को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समझ में आ गया, कहने का मतलब है अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज करने में आपको मैनेजमेंट काफी हेल्पफुल होता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, मैनेजिंग इज ए जनरल प्रिंसिपल। ये एक प्रकार का एक जनरल प्रिंसिपल है, एक सामान्य सिद्धांत है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जो अलग अलग स्कॉलर्स ने, फिलोसोफर ने कुछ चीजें बताई है, जब हम उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ डिटेल से कुछ बताए हैं, एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, रीजंस भी बताए हैं, उनके रिजल्ट भी बताए हैं। जब हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और हर व्यक्ति उनको फॉलो करने लग जाता है, तो वो होते हैं प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं
प्रॉब्लम के लिए बच्चों सॉरी, कोई बीच में आ गया था, हो सकता है मैंने वीडियो कहाँ स्टॉप किया है। तो मैं इस पॉइंट को वापस से क्लेरिफाई कर देता हूं। जो अपना 7th पॉइंट है, मैनेजिंग इज ए जनरल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं, और ये जो थ्योरी होती है, जो प्रिंसिपल होते हैं, ये डेवलप्ड किए जाते हैं बहुत सारे रिसर्च से, बड़े बड़े एजुकेटेड वाइड एक्सपीरियंस से, वेरियस अकेडमिशियंस मतलब शिक्षाविदों से, जो बड़े बड़े सोचने समझने वाले चिंतक होते हैं, और थिंकर्स एंड मैनेजर्स। यानी जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो बड़े बड़े स्कॉलर्स के थ्रू, वाइड एक्सपीरियंस के थ्रू, और वेरियस अकेडमिशियंस जो पढ़ाने वाले होते हैं, और थिंकर एंड मैनेजर के द्वारा डेवलप्ड किए जाते। बताओ, ऐसे ऐसे लोगों द्वारा रिसर्च की गई चीजें हैं, तो अपने आप में सफलता तो मिलेगी ही। यानी आपने सुना होगा न्यूटन का सिद्धांत, पूरी दुनिया मानती है उसको, कि उसने ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया। अपने भी आएंगे, हेनरी फेयोल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, पीटर एफ. ड्रकर हैं, विलियम आउची है, बहुत सारे थिंकर आएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मैनेजमेंट का काम जो भी होता है वो सब कुछ प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। अब देखिए बच्चों, आगे पॉइंट है अपना 7 पॉइंट है, थोड़ा ये 8th पॉइंट है, थोड़ा तेजी से चलते हैं। द मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू लीड। यानी मैनेजर में लीडिंग करने की कैपेसिटी होनी जरूर। जो अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयर को लीड नहीं कर पा रहा, वो कोई मैनेजर नहीं होता। जिसका कहना ही नहीं मानते, जिसको कोई फॉलो ही नहीं करता, वो कोई मैनेजर नहीं माना जाता। वो मैनेजमेंट कर भी नहीं सकता, ना वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है, ना वो कोई संस्था में अच्छा काम कर सकता है। आगे देखिए, द मैनेजर डज वॉट एवर ही डज बाय डिसीजन मेकिंग। Sometimes there has to be a decision either in relation to doing some work or regarding the avoidance of any work. इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि मैनेजर जो भी काम करता है, जो भी डिसीजन लेता है, उसको कोई भी काम करने के संबंध में, किसी भी काम को टालने के संबंध में निर्णय लेना ही पड़ता है। यानी सारा काम मैनेजर का डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। यानी मैनेजर को कोई भी काम करने के लिए कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन हो सकता है किसी काम को करने के लिए हो सकता है, या किसी काम को इग्नोर करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का काम बिल्कुल होता है। ये योजना एप्लीकेबल करनी है, हो सकता है वो उस पर यस भी हो, और नहीं करनी है तो नो का भी डिसीजन हो सकता है। तो दो यस और नो के जो डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन लेने का काम मैनेजर ही करता है। तो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग वर्क भी होता है। ये इसका फीचर्स है। पॉइंट नंबर 10 है, मैनेजर कैन डेलीगेट सम ऑफ अदर देयर authorities to their subordinate for getting work done through others। यानी इसमें क्या होता है, मैनेजर के पास दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए अपने पास कुछ राइट्स होते हैं। ये राइट क्या करते हैं, अधिकार होते हैं। ये राइट अपने सब ऑर्डिनेट, यानी उनके जो अंडर में काम करते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, आगे हैंड ओवर कर देते हैं, कि ये मेरा अधिकार है, ये काम मैं तुझे सौंपता हूं, ये काम आपको करना है। तो मैनेजर में ये काम भी होता है कि कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, जिन्हें डेलीगेट करने की उसके पास पावर होती है। अब जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, वो अपने कुछ राइट अपने से अंडर वाले सब ऑर्डिनेट को सौंपते हैं। तो कुल मिलाकर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, और उसके अपने अंडर वालों के ऊपर कुछ राइट्स भी होते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, मैनेजमेंट में ही चलता है। तो एक चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, ये मान लीजिए टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये लो लेवल है। तो इस तरह से इनके पास कुछ अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी कुछ इनको दे देते हैं, तो इनका ये कंट्रोल करते हैं। अब इनके नीचे कुछ होते हैं, तो ये इनको कुछ राइट सौंप देते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति है। तो इनके पास अथॉरिटी भी है, और ऊपर वाले जो मैनेजर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके प्रति इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जो उन्होंने काम दिया है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। यानी कहने का मतलब राइट्स एंड ड्यूटी दोनों मिलते हैं, और हर एक लेवल पर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चेन या एक सर्कुलर लेवल होती है, उसका निर्माण भी होता है। अब बच्चों देखिए, पॉइंट नंबर 11 है अपना, द मैनेजमेंट वर्क इज इफेक्टेड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का जो काम होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अब आंतरिक जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें काम करने वाला जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, या जो
वर्कर होते हैं, जो लेबर होती है, वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन होते हैं? समाज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, फैशन वगैरह, ये सब इसको इफेक्ट करती रहती है। इनमें चेंजेस होते रहते हैं और फर्म को अपने आइडियाज वगैरह में काफी परिवर्तन, काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। यानी एक दूसरे को इफेक्ट करने का काम मैनेजमेंट को करते रहते हैं। अब देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट, वैसे तो 2-3 और भी 15 तक है। देखो 12 पॉइंट है अपना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन इफोर्ट एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके कहने का मतलब क्या होता है? देखिए कि मैनेजमेंट का जो भी काम होता है, वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। यानी कोऑर्डिनेशन बनाने की एक प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट होती है। जिससे क्या होता है, जो भी हमारे एम होते हैं, सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल सेक्शन रिलेटेड टू इट कैन बी accomplished efficiently and effectively। यानी जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो एक संस्था के, एक फर्म के जो फिजिकल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके बीच में एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाता है, जिससे सारे जो सेक्शंस के जो पर्सन होते हैं, वो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको बढ़िया से बढ़िया तरीके से पूरा करने का काम करते हैं। संगठन के जो अचीवमेंट होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब आपका रिजल्ट, आपका टारगेट है। अब इस रिजल्ट को आप किस तरह से अचीव करते हो, वो आपकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? 13 पॉइंट, द मैनेजर टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। यानी एक मैनेजर अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे ढंग से और इफेक्टिवली उस पर ध्यान देने का काम करता है। तो बच्चों 13 पॉइंट मैंने बता दिए, 2 पॉइंट और है, फटाफट देख लीजिए। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यानी एक मैनेजमेंट का काम जो है वो पूरी दुनिया में काम में लिया जाता है। हाँ, हो सकता है इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई बड़ा क्षेत्र हो सकता है, कोई छोटा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जो भी फील्ड होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट का काम होता है। बस इनको करने के जो तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह होता है। तो इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज ए यूनिवर्सल वर्क। आखिरी पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, ये आप नोट भी कर लेना, आपका एक क्वेश्चन भी है। मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल पावर। मैं अपने शब्दों में बता देता हूं, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, ना आप इसको टच कर सकते हो, लेकिन इसके जो भी रिजल्ट होते हैं, इसके जो भी एफर्ट होते हैं, उससे आप अपनी संस्था का अनुमान लगा सकते हो कि वो संस्था अच्छे ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके एम्प्लॉयर संतुष्ट है कि नहीं है, उनके बीच रिलेशनशिप कैसी है, यानी अच्छे से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारा जब हम रियलाइज कर लेते हैं तो समझ जाइए कि वहां मैनेजमेंट है। यानी किसी भी स्कूल का रिजल्ट अगर अच्छा रहता है, वहां काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं भी संस्था अच्छी, तो अपने आप ही उस संस्था का मैनेजमेंट पावर अच्छा है। दिखता थोड़ी है, बस महसूस कर सकते हैं उसकी एबिलिटी के थ्रू, उसके द्वारा किए गए कामों से, उसके द्वारा दिए गए रिजल्ट के आधार पर हम उसकी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्या है, लैंग्वेज हिंदी यूज करते हैं तो बीच बीच में वर्ड वही आते रहते हैं, तो कोशिश पूरी की है बच्चों आपको समझाने की। जो भी आपको ये इस पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, और कमेंट एंड शेयर करना ना भूले बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।